आज हम स्पेशल टॉपिक एक मुद्रा और बैंकिंग लेके आ रहे हैं जो पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आईएएस लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन एक आता है और काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले इसको मुद्रा बैंकिंग को हम मतलब इसके इतिहास को देखते हैं और इसको इतिहास को भारत के इतिहास के कालखंड से जोड़ते हैं और उसी के क्रम में बताते हुए आज तक के मतलब बैंकिंग व्यवस्था को बताएंगे, करंट अपडेट। और यह पहला पार्ट है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले वीडियो में आएगा। तो आइए देखते हैं मुद्रा बैंकिंग के हम सबसे पहले प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था। मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था प्राचीन भारत में कैसी थी उसको आइए समझते हैं। सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य जो मिलते हैं वैदिक काल में मिलते हैं। वैदिक काल, ठीक, बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं जो वैदिक काल में। और वैदिक काल में दो शब्द देखने को मिलेगा आपको, इतिहास में देखेंगे आप, नपत्रा और नेलखा। नपत्रा और नेलखा। नपत्रा और नेलखा का कार्य क्या था? ऋण देना, मतलब ऋण, जो ऋण दिया जाता था, यह नपत्रा और नेलखा काम था। साथ साथ आप उसमें शुद्धखोरी शब्द देखे होंगे। यह इस शुद्धखोरी शब्द का क्या था? यह ब्याज कर देना था, अर्थात ब्याज को शुद्धखोरी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। ठीक है। इसके बाद आइए फिर मनुस्मृति देखते हैं। जो मनुस्मृति है इसमें ब्याज की दरों का वर्णन मिलता है, अर्थात ब्याज की दरों का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जैसे मतलब वो वर्ण व्यवस्था थी उसके लिए अलग अलग होती थी। इसमें एक शब्द मिलेगा देखने को, कुशीदिन्स। कुशीदिन्स यह नाम का एक पद था और जिसका उल्लेख वेदों में था और इसका कार्य था पैसों का प्रबंधन करना। देख रहे हैं कि जैसे बैंकिंग व्यवस्था छोटे छोटे मतलब स्तर पर नजर आ रही है कि मतलब यहाँ कुछ दिन पैसों का प्रबंधन कर रहा है। ठीक है। मनुस्मृति में ब्याज की दरों का उल्लेख है। बैंकिंग व्यवस्था का सबसे साक्ष्य जो एविडेंस मिलता है सबसे पहले वैदिक काल में मिलता है और वह प्रमाणित कैसे होता है? नपत्रा और नेलखा से। नपत्रा और नेलखा का कार्य क्या था? ऋण देना और सूदखोरी का काम था ब्याज को। आइए फिर इसके बाद देखते हैं हम मौर्य काल में। मौर्य काल में अब धीरे धीरे सत्ता मजबूत होती है। अब राज्य सत्ता जो होती थी वह बैंकिंग व्यवस्था का काम करने लगी और वह राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा पत्र दिया करता था। बाद में यह प्रथा जो व्यापारियों ने भी ग्रहण कर लिया, अर्थात व्यापारियों ने भी अपना लिया। ठीक। इसके बाद हम मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था को बांटते हैं। ठीक, देखते हैं इस काल में बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो शाही खजाने से जारी किए जाते थे। शाही खजाना, ध्यान दीजिएगा, ये शाही खजाने जो थे उससे जारी किए जाते थे। और ये जो दो प्रकार के दस्तावेज हैं दोस्तों, ये पहला है दस्तावेजन से इंदु तालाब होता है। इंदु तालाब मतलब पढ़ सकते हैं इसको, इंदु तालाब। दस्तावेजन से इंदु तालाब, यह वर्तमान के डिमांड जो ड्राफ्ट होता है, डीडी जो बनाई जाती है, डीडी बनवाई जाती है, चलाने की तरह से होता है डिमांड ड्राफ्ट, उसी की भांति है जो मांग पर धन मिलता था। डिमांड का मतलब मांग होता है, मांग पर धन मिलता था। और दूसरा है दस्तावेज ए मियादी। दूसरा दस्तावेज है इसमें मुगल काल में, दस्तावेज ए मियादी। इसके अंतर्गत एक निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता था। यह वर्तमान के फिक्स डिपॉजिट की तरह था। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट की तरह था विद्वांस। ठीक है। आइए अब देखते हैं मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था का आधुनिक काल में, वर्तमान में आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की जो नींव, जो एक आधार, जो बेस कहा जाए तो यूरोपियन जो कंपनियां थी उनके आगमन के बाद प्रारंभ होता है। अर्थात उन्हें यूरोपीय कंपनियां जब आई थी तब जाकर के भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की नींव रखी गई। आते हैं, देखते हैं भारत में सबसे पहला बैंक देखेंगे आप। भारत में सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। भारत में सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुआ था और 1830 में लेकिन यह क्या हो गया था दोस्तों? बंद हो गया था। फिर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 बैंकों का स्थापना किया गया था। क्रमशः देखते हैं कि एक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल था, जिसे पूर्ववर्ती नाम इसका था बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1840 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही देखिए स्थापना कर रही है बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अर्थात कह सकते हैं कि जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उस समय की, बंगाल
और बम्बई और मद्रास, इस तीनों प्रेसिडेंसियों में बैंक का स्थापना किया गया था। और इसके बाद 1921 में ये तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक। और 1955 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया और तब इसे नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। और इसके पीछे का इतिहास क्या है आप समझ सकते हैं, 1921 है और पीछे जाएंगे 1843, 1840, 1806। अर्थात ये तीन बैंकों को मिला करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है वर्तमान अस्तित्व देखने को मिलता है। तो इस तीन बैंकों को याद करके रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। जो इलाहाबाद का इस समय नाम प्रयागराज कर दिया गया है। उसमें 1865 में आप देखिए कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। फिर 1861 में आपका अवध का कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। अवध का कमर्शियल जो बैंक की स्थापना होती है, यह पहला ऐसा बैंक था जिसके प्रबंधन में भारतीयों को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रबंधन में भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। पूरी तरह से यह भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। शामिल तो किया गया था, पहला स्टेटमेंट है कि पहला ऐसा बैंक है जिसके प्रबंधन से भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। आते हैं दूसरा देखते हैं। 1855 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः शब्द देखिए, पूर्णतः शब्द लगा है, कंप्लीट भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक है। लेकिन इस बैंक का स्वामित्व भारतीयों के पास नहीं था। स्वामित्व का मतलब मलिकाना, उसका मालिक भारतीयों के पास नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं देखते हैं 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। यह पहला बैंक था जिसका प्रबंधन और अस्तित्व दोनों भारतीयों के पास था। इसकी स्थापना पोच खानवाला द्वारा किया गया था, जिसके पहले चेयरमैन से अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पहला बैंक है जिसका प्रबंधन और स्वामित्व दोनों शब्द जो ध्यान दीजिएगा भारतीयों के पास है। इसके पिछले दो बैंक आप देखिए, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक था, पूर्णतः भारतीयों के द्वारा प्रबंधित था लेकिन मालिक नहीं था इसका। यहाँ पर पहले बार एंट्री कराया गया प्रबंधन में भारतीयों को 1881 में अवध कमर्शियल और फॉर फर्स्ट ए है, तो यहाँ से अवध में एंट्री होती है। ए फॉर से A1 लेटर की बात करता है जो। फिर आइए अब देखते हैं इसको। फिर 1934 में आइए RBI एक्ट आता है 1934 में, और इस एक्ट के तहत 1934 में RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 से। और कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसके तहत इस बैंक की स्थापना हुई थी RBI की। इसका हेडक्वार्टर उस समय बनाया गया था कलकत्ता, जब उस समय स्थापना हुई थी। ब्रिटिशों का राज था जब उस समय था, अंग्रेजों के समय कलकत्ता था। और फिर उसी के दौरान 1937 में ही इसकी हेडक्वार्टर इसका जो है कि मुंबई कर दिया गया था, ठीक। और इसी जो 1 अप्रैल 1935 को जिसकी स्थापना हुई थी, इसी के बेस के आधार पर देखते हैं कि वर्तमान का जो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च घोषित किया जाता है, इसी का उठा लिया गया है 1 अप्रैल से, और इसके बाद 31 मार्च कर दिया जाता है। ये वित्त वर्ष का निर्माण होता है इससे, ठीक है। फिर स्वामित्व तो इसका देखते हैं कि जो RBI की स्थापना हुई थी वह निजी हाथों में था, जिसका रेगुलेटिंग जो होता है कि दक्ष नहीं था वह। और फिर इसके बाद 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था। इसका अर्थ राष्ट्रीयकरण हो गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि RBI भारत का पहला राष्ट्रीयकरण बैंक बना। भारत का पहला राष्ट्रीयकरण बैंक कौन सा है? RBI है। ध्यान दीजिएगा, यह इसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। यह कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय उस दौरान कलकत्ता में था, और 1937 में मुंबई, अर्थात वर्तमान से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई है। ये सबसे ध्यान दीजिएगा। आते हैं फिर मार्च 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था, ठीक। बैंकिंग, और इस बैंकिंग अधिनियम क्यों लाया गया था? RBI की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए लाया गया था, और 2013 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। फिर 1969 में सबसे बड़ा एक बदलाव आता है जो राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्र के लेवल पर, और यह 1969 का सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी न्यूनतम संपत्ति उस समय जो थी 50 करोड़ रुपए थी उस समय, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण का वित्तीय समावेशन। चूँकि उस समय बहुत दबंग बड़े बड़े संपत्ति धनवान जो व्यक्ति थे, धनाढ्य लोग थे, उन्हीं का इसमें बोला बाला था, इसलिए इनको राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो मतलब छोटे छोटे स्तर पर गांव तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसका यही मकसद था कि वित्तीय समावेशन किया जाए। फिर इसके बाद आते हैं कि 1975 में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है और इसकी पहली शाखा दोस्तों अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला, जो पीतल की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, इसकी पहली शाखा इस मुरादाबाद जिला में स्थापित की जाती है, जिसका वित्त पोषण उस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट 50% करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात अपनी यूपी स्टेट की जो है 15% और स्पॉन्सर जो बैंक है 35% इसका वित्त पोषण करता था। और अगला इसका नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अगले पार्ट में आएगा, तब तक वेट करिए।